तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन, यही ना। तो देखिए आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है। एक्चुअल में सच बात करें बच्चों तो देखिए आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट से ही दुनिया को समझाया था कि भैया जो लाइट होता है ना, लाइट वो वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी रखता है। और पार्टिकल का कॉन्सेप्ट यहीं से आया था और इन्होंने समझाया। कैसे समझाया हम ये जरूर डिस्कस करेंगे। और हम लास्ट में ये भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि आखिर वेव नेचर क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कौन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आखिर पार्टिकल नेचर ही क्यों एक्सप्लेन करता है, वेव नेचर नहीं कर पाएगा एक्सप्लेनेशन इसका। क्या उसके पीछे रीजन है, एक्सपेरिमेंट से क्या ऑब्जर्वेशन मिला, वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। लास्ट क्लास में थोड़ा बहुत मैंने स्टार्ट किया भी था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी एक बार बता देता हूँ। देखिए आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो देखिए क्या है आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइज होगा बच्चों, थोड़ा पीछे जाके देखते हैं। हमने बोला था कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर हम फोटॉन्स गिराते हैं, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, और जितना भी बात बोला है आइंस्टाइन साहब ने, जानते हैं सब ऑब्जर्वेशन से, मतलब प्रैक्टिकल कर करके देखा, उसके हिसाब से बोला कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है। जब इसके ऊपर फोटॉन गिराएगा बच्चों, फोटॉन क्या होता है सबको पता चल गया होगा, अब तक तो हमने बताया था। फोटॉन क्या होता है, बेसिकली एनर्जी पैकेट होता है ना, एनर्जी पैकेट। ये एक तरह से लाइट आ रहा है, लाइट और उस फोटॉन की एनर्जी को डिनोट करते हैं h से ना। तो ये फोटॉन, देखिए फोटॉन गिर रहा है या कल लाइट गिर रहा है। हमने इलेक्ट्रॉन का नाम लिख दिया था बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन नंबर 1 और ये इलेक्ट्रॉन नंबर 2। ठीक है, वो वाला स्टोरी आप सबको याद ही होगा, जेल से बाहर जाने वाला है कि नहीं। तो ये जो बाउंड्री होता है ना, बाउंड्री से बाहर जाने का फीस लगता है, उस फीस का नाम है वर्क फंक्शन, जिसे किसे डिनोट करते हैं। अब बताइए ये जो फोटॉन्स गिरते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन उन फोटॉन्स को अब्सॉर्ब करता है। क्या करता है? अब्सॉर्ब करने से उसकी एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ने से वो बाउंड्री क्रॉस करने के लिए एलिजिबल होता है कि नहीं। कम एनर्जी है तो एलिजिबल नहीं है, ज्यादा एनर्जी होने से बाउंड्री को पार कर लेता है। और बाउंड्री पार करते ही, सरफेस पार करते ही बोलते हैं कि हाँ सरफेस से निकल गया। मेरी बात समझे बच्चों। लेकिन ध्यान रहे, ये भी बताया था हमने कि जो हम लोग पैसे का पैकेट पकड़ते हैं, याद स्टोरी रहा, लेके जब भागता है तो जितने भी कैदी होते हैं वो सब छीनना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको भी बाहर जाना है भाई, है ना। तो पैसा छीनेंगे, वो दिमाग नहीं लगाते कि नहीं इसको जाने दो, है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, छीनना शुरू करते हैं। और हम रोबोट के पास पहुंचे, अगर हमारे पास पैसा नहीं बचा उतना जिससे कि रोबोट हमको बाहर जाने दे, तो हम बाहर नहीं जा पाएंगे। लेकिन वो बंदा जो रोबोट के पास ही खड़ा है, वो क्या करा, ऐसे पैकेट पकड़ा, सीधा पकड़ा है रोबोट, लो भाई हमको जाने दो, है नहीं, तो उसको जाने दिया। मेरी बात समझ रहे बच्चों। तो इसका मतलब है कि कोलिजन लेगा या नहीं लेगा कोलिजन, हम इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो हमने कहा एक इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बाउंड्री पे है, जैसे ही अब्सॉर्ब किया तुरंत बाहर निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन जो थोड़ा नीचे है ना, बाउंड्री पे नहीं है, वो चलेगा तो क्या होगा, जब भागेगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और भी होते हैं जो मोशन कर रहे होते हैं, उनके साथ टकरा जाता है। टकराने से एनर्जी क्या होता है, लॉस। तो जरूरी नहीं कि वो निकल पाए, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एक भी कोलिजन नहीं लेगा, वो निकलेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद जो नीचे वाले होंगे उनके पास काइनेटिक एनर्जी उसके कंपैरिजन में क्या होंगे, कम होंगे। तो अगर हम लोग जैसा सोच रहे हैं वैसे ही सोचें, तो हमने ऐसे सिंपली लिखा कि फॉर इलेक्ट्रॉन 1 के लिए बात करें बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन 1 ने कितना एनर्जी अब्सॉर्ब किया बोलो, h। अरे फोटॉन की एनर्जी खाली ले लिया, अब्सॉर्ब कर लिया। बाहर निकलने का जो फीस देना है वो कंपलसरी 5, ये तो कंपलसरी देना है। अगर कोई कोलिजन नहीं करता है तो इतना एनर्जी खर्च करने के बाद जो बचेगा, वो बचा हुआ एनर्जी उसका क्या कहलाता है, काइनेटिक एनर्जी।
हमने लिखा इफ नो कोलिजन, तभी ऐसा होगा ना, इफ नो कोलिजन। अगर कोई कोलिजन नहीं होता है तब ये आंसर आएगा बच्चों। और मैं आपको मजेदार बात बता दूं कि यही काइनेटिक एनर्जी कौन सी काइनेटिक होगी, बोलिए मैक्सिमम होगी। दूसरा बात करते हैं अगर हम लोग यहाँ पर, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर हम इलेक्ट्रॉन 2 का बात करें तो 2 नंबर इलेक्ट्रॉन को जब ये एनर्जी मिला, सेम एनर्जी, उसको भी वही एनर्जी, फिर फोटोन तो अपनी तरफ से पैकेट तो सब लोग जो पकड़ेंगे वो सेम ही पकड़ेंगे, है ना। फोटोन अपने हिसाब से उतनी एनर्जी इसको भी दे दिया, इसको बाहर निकलना होगा तो ये तो खर्चा करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मान लो अगर इसके कोलिजन हो गए तो थोड़ा सा, इसके अलावा कोलिजन हो गए तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगा, लॉस भी हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचा तो काइनेटिक एनर्जी, और नहीं बचा तो नो काइनेटिक एनर्जी, यही ना बच्चों। तो ये काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है ना, ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। हमने इलेक्ट्रॉन 2 के लिए बोला कि भैया ऐसा इक्वेशन बन जाएगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन 1 2 हमने यहाँ बोला और लिखा, वैसे ही भेजने में बात समझ में आ गई कि भाई साहब ऐसा लगता है कि जितने इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से निकल रहे हैं उन सब का काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होता है। नहीं होता तो फिर क्या होता है, बोला किसी का मैक्सिमम भी हो सकता है, किसी का मिनिमम। मिनिमम कितना हो सकता है बच्चों, थोड़ा सा जीरो भी हो सकता है। मिनिमम क्या होगा, जीरो से माइनस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी, पता है नहीं सबको। काइनेटिक एनर्जी नेवर बी नेगेटिव, माइनस नहीं होता है, या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव है। क्लियर है ना। तो कम से कम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं यहां से निकलते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी वैरी करती है 0 से लेकर कहां तक, मैक्सिमम तक, है ना। और मैक्सिमम उसका होगा जो एक भी कोलिजन नहीं लेगा, है कि नहीं। जो जितना ज्यादा कोलिजन लेगा उसका काइनेटिक एनर्जी उतना कम रहेगा, इतना तो समझ में आएगा होगा। तो यहां से बात पता चलता है कि इस पूरी थ्योरी से पता चलता है, तो वेरी फर्स्ट पॉइंट हम काइनेटिक थ्योरी में पहला पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट क्या होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम। तो हमने यहां लिखा, देखिए ये एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमने लिखा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो electron emitted from metal surface varies from 0 to maximum। क्लियर है बच्चों। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, एंड काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू आता है h nu माइनस फाई, ऐसे लिखिए, या काइनेटिक एनर्जी मैक्स h nu माइनस फाई की जगह साथ आपको याद होगा h nu नॉट p, यही लिखते हैं बच्चों, h nu नॉट इज द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, याद है सबको। तो ये फॉर्मूला यही फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं मैं, या बोलो सर लैम्डा टर्म्स में बताइए, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज आल्सो रिटन एज sc by लैम्डा माइनस sc अपॉन लैम्डा नॉट, ऐसे भी तो लिख सकते हैं बच्चों ना। ये सारे फॉर्मूले लिखे जा सकते हैं। अच्छा बताओ कोला सर, लेकिन अगर मैंने कहा क्वेश्चन पूछा फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोला इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी तो खुद आइंस्टाइन नहीं बता पाए, तो हम लोग क्या बताएंगे ना। नहीं आ समझ में, ये भैया जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका वैरी करेगा 0 से मैक्सिमम, लेकिन किस इलेक्ट्रॉन का कितना एनर्जी होगा ये कोई नहीं बता सकता। क्यों, क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना कोलिजन लिया ये कोई नहीं जानता। जब नहीं जानते तो कैसे बताएंगे। हम ये गेस मार सकते हैं कि भैया सबसे ज्यादा उसका होगा जिसने कोलिजन नहीं किया। अब किसने कोलिजन नहीं किया ये हमको ना पता, ना हमको ना आइंस्टाइन को, ना किसी को नहीं पता। मेरी बात समझ रहे ना। हाँ इमरान सर कैसे पता है, लेकिन मैक्सिमम है जो ऑब्जर्वेशन में देखा गया, ऑब्जर्वेशन में जब निकला इलेक्ट्रॉन बहुत सारा निकला तो देखा गया ई वाले का बहुत ज्यादा है भाई, तो बोला देखा ज्यादा कितना, तो देखा दोनों के माइनस के बराबर, तो फिर आया कि ई वाला लगता है कि क्या किया, कोलिजन नहीं किया, यही ना, तभी तो उसका सबसे ज्यादा काइनेटिक निकला। लेकिन ऐसा नहीं बता सकते कि हाँ इलेक्ट्रॉन का बताओ कितना आएगा, इसका कितना आएगा, हाँ इससे कुछ नहीं मालूम हमको, लेकिन इतना पता है अगर हमको ये बता दो कि कोलिजन नहीं किया तो बता देंगे इसका कितना आएगा, है ना। तो मैक्सिमम कितना है ये बता सकते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉन का पूछे तो नहीं बताएंगे। जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन, आपको लिखना होगा 0 से मैक्सिमम के बीच में। जैसे आंसर देखिए, जब भी काइनेटिक एनर्जी पूछा ऐसे लिखिए, काइनेटिक एनर्जी इज 0 से किसके बीच में बोलिए, h माइनस 5, ऐसे लिखेंगे तो दौड़ेगा, है ना काइनेटिक एनर्जी।
बात समझ आया कि नहीं? ऐसे लिखेंगे। ये बता रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को 0 होगा या उससे बड़ा होगा, या ये होगा या इससे छोटा होगा, और उसके बीच में कुछ होगा, पता नहीं क्या होगा एग्जैक्ट, आई डोंट नो, बट यही होगा, इसी के बीच में रहेगा। पहला पॉइंट समझ में आया मेरे बच्चों? आइंस्टीन साहब ने जो पहला बात बोला एकदम क्लियर सबको? तो चलिए दूसरा बात क्या बोला भाई, उसके बारे में बात करता हूं मैं। दूसरा बात उन्होंने बोला कि हाँ, दूसरा बात क्या बोला, सब जो कुछ भी बोला है इनके प्रैक्टिकल में है सारा, भाई प्रैक्टिकल कर करके समझा के बोला। दूसरा बात इन्होंने बोला कि भैया जो फोटॉन्स गिरते हैं ना सरफेस पर मेटल के, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन एक टाइम पर एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को परमिशन ही नहीं है एक साथ 2 फोटोन एब्जॉर्ब करने का। मेरी बात समझ ना, एक फोटोन एक है। बोला कोई बेचारा सर ये बात कैसे पता चला उनको? मैं कहा हाँ इसमें है सच्चाई। तो हुआ क्या, सुनिए हुआ क्या, थ्रेशोल्ड समझ रहे हैं? थ्रेशोल्ड मतलब उससे कम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी का जब लाइट गिराया गया, थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी का लाइट मेटल पे गिराया गया, तो थ्रेशोल्ड से कम फ्रीक्वेंसी का मतलब, सुनिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, देखिए बच्चों, जैसा मैंने कहा एक फ्रीक्वेंसी है जो थ्रेशोल्ड से कम है, ठीक है बच्चा, थ्रेशोल्ड से कम, मिलीवॉट से कम है, तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, hν। अब हमने कहा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कम से कम कितना एनर्जी चाहिए होता, बोले किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए? बोला सर 5 के बराबर कम से कम तो एनर्जी चाहिए, इससे कम देंगे तो इसे भी ना निकलेगा, और हमने जो एनर्जी दिया वो क्या है, 5 से कम ही दिया। भाई ये इससे कम है ना, तो 5 से भी तो कम होगा ये एनर्जी, 5 से कम है एनर्जी ना। अब अच्छा 5 से कम अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला तो क्या किया इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 2 फोटोन 3 फोटोन 4 फोटोन 5 फोटोन पॉकेट में रखा, फिर निकल गया। ऐसा होता नहीं था, जानते क्यों? बोला अगर इससे तनिक भी कम कर दे, 5001 भी कम कर दे, तो 500 साल लाइट गिराइए लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। तो बोले यार ऐसा कैसे हो रहा है? इसका मतलब उनको समझ में आया कि लगता है एक इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा फोटोन लेता ही नहीं। अगर वो लेता बच्चों बताओ, अरे एक फोटोन लिया नहीं, एनर्जी बराबर नहीं आया, निकलने का लायक नहीं मिला, एक और ले लेता है ना, उन्हें तो एक और ले लेता, 3 लेके निकलता और क्या। लेकिन वो अगर वो लेता, अगर ऐसा करता, तब तो कोई भी लाइट गिरा इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए ना। और जबकि एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि इस फ्रीक्वेंसी से नीचे वाला लाइट अगर गिरा दे, तो चाहे 500 साल तक गिराते रहिए लाइट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। एक्सपेरिमेंट में दिखाई दिया, तब इनको समझ में आया कि इसका मतलब है कि लगता है एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, एक टाइम पर एक के फोटोन एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद अगर वो नहीं निकल पाया तो ऊपर पूरी एनर्जी जो है कूड़ेदान में फेंकेगा, फिर एकदम फ्रेश एनर्जी फिर एब्जॉर्ब करने की तैयारी करेगा, यही ना। लेकिन एक टाइम पर 2 फोटोन एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सबको क्लियर है मेरा बात? तो यही ये बात इससे पता चलता है। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि सिंस जो आपका लाइट इंसिडेंट जो होता है उस पर वो मिनिमम से कम होने पर एमिशन नहीं हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, एक फोटोन ही एब्जॉर्ब करता है एट अ टाइम। क्लियर है ना? तो दूसरा पॉइंट में लिखें आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए 1 इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन एट अ टाइम। 1 electron can absorb 1 photon at a time। मतलब दूसरा तभी एब्जॉर्ब करेगा जब वापस वो अपने स्टेट में आ जाएगा, उसके बाद ही एब्जॉर्ब करेगा, मतलब एनर्जी लॉस करके आएगा तभी फिर से एब्जॉर्ब करेगा, अदरवाइज नहीं ना। 1 इलेक्ट्रॉन कैन एब्जॉर्ब ओनली 1 फोटोन। इस बात का वेरिफिकेशन कैसे हो रहा है, लिख सकते हैं सिंस photo electrons not emitted below threshold frequency, photo electrons not emitted below threshold frequency। ये लाइन उस बात को एक्सप्लेन कर रहा कि भाई आखिर एक ही क्यों, since photo electrons not emitted below threshold frequency। दो बात पता चल गया बच्चा लोग। तीसरा बात क्या है, देखिए तीसरा बात क्या है, फोटॉन के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने, जैसे फोटॉन गिरा इलेक्ट्रॉन निकला, इनके बीच में जो टाइम इंटरवल है वो लगभग 0 होता है। कितना? लगभग 0, मतलब नो टाइम समझे ना।
बिना टाइम इलाप्स। जैसे अगर निकलना है, अगर फोटोन, अगर इलेक्ट्रॉन को निकलना, लाइट तुरंत निकल जाएगा, और नहीं निकला तो 500 साल गिराते रहिए, लाइट निकलेगा नहीं भैया, है कि नहीं? निकलना है तो तुरंत निकलेगा, बिना टाइम बिताए, है कि नहीं, बिना डिले किए। मेरी बात समझ रहे ना? तो अगला पॉइंट क्या है, अगला ऑब्जर्वेशन क्या था? There is no time delay between photon incident and photoelectron emission. No time delay between photon incident and photoelectron emission. Photon incident and photoelectron emission. Photon incident and photoelectron emission. एकदम टाइम डिले नहीं हुआ, जैसे गिराएंगे फटाका निकल जाएगा ना। यहाँ देखिए बच्चों, ब्रैकेट में वैसे मैं बता दूं, जो टाइम इंटरवल होता है लगभग वो 10⁻⁻15 सेकेंड का होता है, और इसको हम 0 ही मानते हैं कि नहीं, इतना कम टाइम है, वो क्या है, एक तरह से 0 ही है ना। चौथा पॉइंट क्या है बच्चों? चौथा पॉइंट ये है कि जो एफिशिएंसी होती है बच्चों फोटो इलेक्ट्रॉन एमिशन की, एफिशिएंसी समझते हैं? जैसे आपने 10,000 फोटोन गिराया तो पता लगा कि 1 इलेक्ट्रॉन निकला, है ना? कितना? 1। इतनी कम होती है एफिशिएंसी, है ना? 10,000 निकाला तो तुम्हारा हो सकता है 1 2 निकल जाए, मतलब कसम खा के नहीं, एक ही, है ना? मतलब ऑर्डर बता रहा हूँ कि लगभग इतना कम एफिशिएंसी है उसका, है ना? कि मतलब इतना फोटोन गिरने के बाद 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसा होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब 100 फोटोन गिरा 100 इलेक्ट्रॉन निकल के दौड़ने लगे, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा संभव ही नहीं है, बहुत रेयर है, बहुत रेयर। क्योंकि भाई इतना सारा टर्म्स कंडीशन है, उसका कोलिजन हो जाना, उसका ये होना, वो एनर्जी लॉस हो जाएगा, नहीं निकलने देगा, है ना? बहुत सारा कहानी है, सब कहानी जोड़ जाड़ के देखा गया कि भैया बहुत कम इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, एफिशिएंसी बहुत कम होती है ना? तो एफिशिएंसी ऑफ, लिखिए, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी स्मॉल। Efficiency of emission of photoelectron is very small. Efficiency of emission of photoelectron. Efficiency of emission of photoelectron is very small. Very small. Bracket में that is it is 0.01%. 0.01%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू ना 0.01% नियरली है, लगभग इतना परसेंट होता है, 0.01%, 0.1 से लेकर 0.01%। मतलब हम कसम नहीं खा रहे इसके लिए कि इतना नहीं लिखना है ना, वो मतलब बहुत कम, तो लगभग इतना, ऐसा कुछ, ठीक है ना? ऐसा। अच्छा, एक और बात, इतना समझने के बाद ये भी समझ में आया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ना, वो वेव थ्योरी नहीं, सिर्फ कौन, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकता है ना। तो अगला जो 5वां पॉइंट होगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज एक्सप्लेन्ड बाय ओनली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर या क्वांटम नेचर कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट explained by only particle nature of light, that is quantum nature, of light, but not by wave nature, but not by wave nature of light, not by wave nature of light. ये तो समझ में आ गया बच्चों। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इस चैप्टर का करीब 90% न्यूमेरिकल हर एक फार्मूला है, यही पर होता है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी फार्मूले से सॉल्व होते हैं, देखना चाहेंगे?
Write down a question. लिखो भाई लोग, write down a question. Write down a question. When a light of wavelength 200 nanometer incident on a metal surface, 200 nanometer incident on a metal surface of work function 4 electron volt, work function 4 electron volt. Find the kinetic energy of emitted photoelectrons. Find kinetic energy of emitted photoelectrons. Kinetic energy of emitted photoelectrons. अगर कोई भी बच्चा अगर ये वाला फॉर्मूला लिखा है तो गलत है। आपको हमेशा लिखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं लिख सकते, वो फॉर्मूला ही नहीं काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है ही वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का फॉर्मूला है ना। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू hν माइनस फाइव। ये हम पहले मैक्स निकाल लेते हैं। hν मतलब sc बाई लैम्डा माइनस फाइव कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। sc बाई लैम्डा, अगर लैम्डा किस में दिया जाए बच्चों नैनोमीटर में, sc को क्या लिखते हैं 1240 अपॉन 200 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आने लगेगा, यहाँ से 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आंसर इज 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई बच्चा अगर लिख दे काइनेटिक एनर्जी 2.2 गलत हो जाएगा, तो आपको लिखना है सो kinetic energy of electron is क्या लिखेंगे बच्चों, varies between 0 to 2.2। ये आंसर है हमारा, ये हमारा आंसर है भैया। हाँ, अगर क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब तो सही था वो 2.2। लेकिन अगर उसने बोला काइनेटिक एनर्जी बताओ, बोला हमको क्या, ये तो आइंस्टाइन को भी नहीं पता है ना, बताना पड़ेगा इसके बीच में है क्या है, आई डोंट नो, बट इसके बीच में बस है ना। आगे बच्चों एक और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, राइट डाउन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ of a metal surface is, threshold wavelength of a metal surface is 6200 angstrom, 6200 angstrom, no? And maximum kinetic energy of photoelectrons, and maximum kinetic energy of photoelectrons emitted on the surface, emitted from the surface is 2 electron volt, is 2 electron volt. Then find the wavelength of light, find the wavelength of light in angstrom, wavelength of light in angstrom
incident on wavelength of light in angstrom, incident on metal surface, incident on metal surface, incident on metal surface. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू लिखा जाता है hc by lambda minus sc by lambda नॉट, ठीक है ना। सो मैक्सिमम एनर्जी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। hc को कितना लिखते हैं हम लोग 12400, अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में है तो, है ना 12400 माइनस 12400 डिवाइडेड बाई 6200, ठीक है। सो फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा माइनस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 4। यहाँ से आएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्डा, है ना। बस एनर्जी अगर इधर है, अगर वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में आके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, बस लैम्डा इधर कर दूं, अपने आप एंगस्ट्रॉम में ही आंसर आएगा। 12400 डिवाइड बाय 4, आंसर कितना है बच्चों 3100 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर है। द फाइनल आंसर इज 3100 एंगस्ट्रॉम। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बोला मैक्स सब क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से होता है यार इस चैप्टर में, मैक्सिमम है ना। बस ये है कि मतलब हमें पता कांसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए, पूछा क्या है इसका बहुत अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए कि क्या पूछ रहा है और हमें क्या चाहिए, है ना। ये मैक्सिमम में कभी-कभी फंसा देता है क्वेश्चन आपको, डायलॉग मैक्सिमम नहीं लिखे तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम का ही फॉर्मूला है ये सब, है ना। खाली काइनेटिक का फॉर्मूला ये है नहीं। काइनेटिक पूछा तो हमेशा इक्वलिटी में ही आंसर आना है ना, और मैक्सिमम पूछा तो डायरेक्ट आंसर, मैक्सिमम पूछा तो डायरेक्ट आंसर। कभी-कभी पॉसिबल पूछता है, कौन सा एनर्जी पॉसिबल है, तो 0 से मैक्सिमम के बीच वाले बाहर के जितने होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे, उसके बीच वाले पॉसिबल। देखिए क्वेश्चन पूछ दिया कि तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑप्शन दिया हुआ है इतना इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चा बोला सर आप तो पढ़ाए थे हमको कि इनइक्वालिटी में रहेगा, ये तो वैल्यू दिया हुआ था। अरे बच्चा को जो वैल्यू होता है ऑप्शन में, वो इन दोनों के बीच में जो रहेगा वही ठीक करना होता है ना, जो उसके बाहर रहेगा वो हमें ठीक नहीं करना होता, तब भी हमें मैक्सिमम ही निकालना पड़ता है पता करने के लिए कि कितना होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं अभी इस पर आप कुछ एक दो नोट पॉइंट्स भी डिस्कस करना था थोड़ा, है ना। देखिए बच्चों नोट पॉइंट क्या हो सकता है यहाँ पे। सो इससे रिलेटेड हमें एक नोट पॉइंट लिखेंगे, हो गया है ना, हटा दो मैं इसे। यस पहला नोट पॉइंट देखिए क्या है, इसी आइंस्टाइन रिलेशन से रिलेटेड है ना, थ्योरी से रिलेटेड। द वेरी फर्स्ट नोट पॉइंट इज, पहला नोट पॉइंट है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मेरे बच्चों, वो आखिर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है किसी फोटो इलेक्ट्रॉन की, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो देखिए सब लोग ध्यान से देख रहे हैं आंसर को। अच्छा देखिए कभी-कभी बच्चे ये बोलते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, क्या ऐसा है क्या? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है गधों, लीनियर रिलेशन है ना। भाई लीनियरली डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखिए यहां पर हमें पता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज लीनियरली, देखिए लीनियरली डिपेंड्स ऑन linearly depends on frequency but not proportional, है ना, proportional to frequency। ये बात आपको समझना पड़ेगा बच्चों, है ना। linearly तो डिपेंड करता है, linear relation है ना, यहाँ पावर 1 यहाँ पावर 1 है ना, linear relation क्या, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा कभी-कभी बोलता है फ्रीक्वेंसी डबल कर दो, तो बच्चा जब चलाता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डबल हो जाएगा, 1 घंटा डबल हो जाएगा। डबल तब होता है जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। मेरी बात समझ क्या डबल होगा, बोलेंगे डबल नहीं, मतलब ध्यान कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। इतना समझ में आया कि लीनियर रिलेशन बट नॉट प्रोपोर्शनल, पहला बात। दूसरा लेकिन इफ फाई इक्वल टू 0, अगर वह फंक्शन 0 हो जाए, हालांकि ऐसा होता नहीं प्रैक्टिकली, है कि नहीं। अगर ऐसा हो जाए इफ फाई इक्वल टू 0 देन आप बोल सकते हैं, तब तो बोल देंगे ना, हमने कहा
तब दौड़ा के बोलेंगे प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। हमारे क्लियर और नॉट क्लियर मेरे बच्चों? बोलिए। तब बोलेंगे जब फाई जीरो रहेगा तब। मतलब अगर क्वेश्चन ही खुद बोले कि वर्क फंक्शन जीरो है और फ्रीक्वेंसी डबल, तो बोलो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? डबल हो जाएगा, तब बोलेंगे डबल। अगर खुद ये बोले तब, लेकिन अपने मन से फाई कभी जीरो नहीं करते, क्योंकि किसी मेटल सरफेस का फाई जीरो होता ही नहीं। भाई कुछ ना कुछ तो फीस लेगा, इसको ले जाने देगा, है ना? बात समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान रही, अगर ऐसा है तब की बात कर रहा हूं मैं, इफ दिस वन। वैसे किस बात पर डिपेंड करता है बोलिए? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम डिपेंड करता है, देखिए डिपेंड्स, पहला कौन? फ्रीक्वेंसी, दूसरा कौन? फाई। ये ना, ये दो फैक्टर है जिन पर डिपेंड करता है। चलो देखिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, फाई बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी घटता है। अरे गलत नहीं दिख रहा है, ये बढ़ा दोगे तो घट नहीं जाएगा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम? आया नहीं कर दो, अगर है समझ में? छापो। एक और क्वेश्चन, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन on a metal surface, frequency of incident radiation on a metal surface become double, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है ना? then become double, then ऑप्शन सुनिए क्या है? हमने कहा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिकम डबल ऑन द मेटल सरफेस, बिकम डबल, फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया, ठीक है ना? और जो फ्रीक्वेंसी गिराया जा रहा है वो पहले बोल दिया हमने कि वो थ्रेशोल्ड से क्या है? ज्यादा है। भाई कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन निकलने का चांस नहीं है भाई, इसलिए ज्यादा पहले बोलना पड़ेगा ना। वो बिकम डबल, तो आपसे मुझे व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इफेक्ट ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक, बोला सर वो पहले जो आपने लाइन गिराया था वो थ्रेशोल्ड से कम था, पहले भी नहीं निकल रहा था, अभी भी नहीं निकल रहा था, कुछ हुआ? फिर निकलेगा तब की बात कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए पहले कंडीशन डाल दी कि भैया हमारा जो फ्रीक्वेंसी था वो थ्रेशोल्ड से क्या था? ज्यादा था, अब डबल कर दिए तो क्या होगा, है ना? देन क्या लिखा? देन पहला ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी मैक्स बिकम डबल, है ना? पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी मैक्स become greater than double, kinetic energy max become less than double, the option है। चलो कितना लिखेंगे ना? None of these. नहीं, हम ऑप्शन पढ़ रहे हैं। हाँ, आंसर नहीं बोल। none of these ना? कोई परेशानी? पहले वाले से hν की वैल्यू दूसरे में डाल दो, कर सकते हैं ना? सो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, पहले वाले से hν की वैल्यू निकाल के दूसरे में डाल दे। कितना आएगा बच्चों? ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस 5 माइनस 5। तो दिक्कत बस आगे बताओ, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्लस 5 होगा मेरे बच्चों। इसका मतलब क्या दिख रहा है? कर लो डबल से ज्यादा नहीं दिख रहा है? अरे पहले का तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स था, अब बाद में क्या हुआ? उसका डबल से कुछ ज्यादा, कितना 5 ज्यादा है, तो डबल से ज्यादा कि नहीं?
तो ऑप्शन नंबर 2 और डबल से ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी बिकम डबल से ज्यादा है ना। काइनेटिक एनर्जी बिकम डबल से ज्यादा। बच्चों चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए क्या है क्वेश्चन, लिख लीजिए क्वेश्चन। देखिए, व्हाई वेव थ्योरी डू नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। Why wave theory do not explain photoelectric effect? Why wave theory do not explain photoelectric effect? फिर photoelectric effect wave theory explain नहीं करता, ये तो हमको पता है ना, हम सबको मालूम है। हम जानना चाहते हैं क्यों, है ना, हम जानना चाहते हैं क्यों। Because why ना, क्या रीजन है वैसे बच्चों। मेरी बात आप सुनिए, मैं जो कहना चाहता हूँ सुनिए। पार्टिकल नेचर कहता है कि जो सोर्स है उसमें से एनर्जी पार्टिकल्स के फॉर्म में निकलती है, उन्हीं पार्टिकल्स का नाम क्या होता है, फोटॉन्स। लेकिन वेव नेचर कहता है, देखिए पार्टिकल नेचर कहता है भैया सोर्स से पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी निकलती है। किस फॉर्म में, पार्टिकल्स के फॉर्म में, ये कहता है पार्टिकल नेचर। और वेव नेचर कहता है यहां से एनर्जी का कंटिन्यूअस प्रोपगेशन होता है वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स के फॉर्म में, है ना। कंटिन्यूअस क्या होता है, वेव का एनर्जी का प्रोपगेशन होता है, कंटिन्यूअस एनर्जी का प्रोपगेशन होता है। ये कहना किसका, बोलिए, वेव नेचर का। मतलब एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोपगेटेड, यहाँ एनर्जी पार्टिकल्स फॉर्म में, एक होगा दो के बीच में गैप मिलेगा ना, लेकिन यहाँ बोला नहीं कोई गैप नहीं होता, लगातार एनर्जी चलता है। कैसे, लगातार। अब अगर वेव नेचर कहता है कि लगातार एनर्जी चलेगा, जब सरफेस पे गिरेगा तो इलेक्ट्रॉनों को भी तो लगातार एनर्जी मिलेगा, और इलेक्ट्रॉनों को अगर लगातार एनर्जी मिल रहा है ना, अरे जैसे वो वाला एडवा नहीं आता है जो गर्मी में दिखाता है, बच्चा थक जाता है तो सूरज वाला डायरेक्ट कनेक्शन चलाता है ना, डायरेक्ट कनेक्शन मिल गया, डायरेक्ट ना, लगातार एनर्जी मिल रहा है। अब लगातार एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, बोलिए, इलेक्ट्रॉन बोलेगा कौनो लाइट गिराओ, हम निकली जाएंगे, है कि नहीं। अरे एब्जॉर्ब करते 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 निकल लो, है कि नहीं। जब जैसे पूरा होगा हमारा 5 के बराबर, भाग लेंगे सरफेस से बाहर। तो इसका मतलब है कि वेव थ्योरी कहता है भैया कि अगर एनर्जी कंटिन्यूअसली प्रोपगेट हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो किसी भी लाइट के लिए इलेक्ट्रॉन का निकलना जरूरी है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया, बोला सर लेकिन प्रैक्टिकल में तो ऐसा है नहीं। जैसे थ्रेशोल्ड से कम करेंगे, चाहे जितना देर लाइट गिरे, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। और ये प्रैक्टिकल कह रहा है, और थ्योरी कह रहा है कि नहीं भाई, वेव थ्योरी कह रहा है कि अगर आप लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा नहीं, आज निकल जाएगा, है कि नहीं। मतलब टाइम लेगा लेकिन निकलेगा। तो वेव थ्योरी का यही कहना है कि लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में टाइम लगना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी अब्सॉर्ब करके निकलेगा ना। जबकि प्रैक्टिकल कहता नहीं, कोई टाइम इलैप्स होता ही नहीं, जैसे गिरेगा तुरंत निकलना चाहिए, है कि नहीं, जैसा गिरे तुरंत निकलना चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है सबको। और वेव थ्योरी कह रहा नहीं टाइम लगेगा, पहला बात। दूसरा, वेव थ्योरी कह रहा कोई भी लाइट गिराओ इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, जबकि प्रैक्टिकल कह रहा नहीं, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे लाइट गिराएंगे तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये दो बातों से फेल हो गया भैया कि वेव थ्योरी हमारा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। क्लियर है ना। तो लिखिए, इसमें लिखेंगे, लिखिए सिंस अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, according to wave theory, energy, according to wave theory, energy continuously
incident on metal surface since electron can absorb energy continuously. Since electron can absorb energy continuously, that is, इसका मतलब that is there will be time elapsed between, that is, there will be time elapsed between light incident and photoelectron emission. Light incident and photoelectron emission. But practically it is not, है ना? But practically it is not. ये समझ में आया बच्चों? तो सभी के लिए also according to wave theory, any frequency or any wavelength of light, and also according to wave theory, any frequency or any wavelength of light can emit electrons from metal surface also it is not practically, है कि नहीं? Also practically it is not ना, also practically it is not, practically लेकिन ये है नहीं, है कि नहीं? Also practically it is not. तो बात समझ में आई मेरे बच्चों कि प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं, जो ये दोनों बातें बोल रहे हैं प्रैक्टिकल में ये दोनों बातें सही नहीं है। इससे पता चल गया कि भैया वेव नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सिर्फ कौन कर सकता है? पार्टिकल नेचर। एकदम क्लियर है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है? एक और नोट पॉइंट देखिए, एक और नोट पॉइंट देखिए बच्चों, क्या होता है सब ध्यान सुनिएगा, ये भी बेहतरीन पॉइंट है। चलिए एक नोट पॉइंट और है, देखिए। अच्छा, किसी भी मेटल सरफेस पे अगर लाइट गिराया जाए कंटिन्यूअसली, किसी भी मेटल सरफेस पे लाइट कंटिन्यूअसली गिराया जाए, और ये मेटल सरफेस अर्थ नहीं है ना? इफ मेटल इज नॉट अर्थ, पहला केस में लिखा इफ मेटल नॉट अर्थ, मेटल नॉट अर्थ मतलब ग्राउंडेड है ना बच्चों? अगर ग्राउंडेड नहीं है तो बताओ, जब आप इस पे लगातार लाइट गिराएंगे होगा कि? मैं बच्चों बता सकते हैं, लगातार लाइट गिराएंगे क्यों होगा? दोस्तों लाइट गिराएंगे इलेक्ट्रॉन वहां निकलेगा, निकला? अच्छा, किसी मेटल से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो हाँ ऐसा लाइट है, कैसा लाइट? थ्रेशोल्ड से क्या है? ज्यादा। निकालने की बात कर रहे हैं हम लोग, निकालने की बात कर रहे हैं। तो लाइट गिरा और इलेक्ट्रॉन निकला, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या होगा? बोला सर आप किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे वो प्लस चार्ज हो जाएगा, ये बात आप हमको बताए नहीं रहे थे, आप बताए ना? नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन निकला कैसे चार्ज, एक और निकालिए कैसा चार्ज? एक बच्चा जैसे जैसे ये प्लस चार्ज होगा ये क्या करेगा? बोलेगा अब ना इलेक्ट्रॉन देंगे भैया, है ना? ऐसे कैसे ले जाओगे इलेक्ट्रॉन? बोले जाने देगा? आसान नहीं है यहाँ से निकालना। तो जैसे जैसे ये प्लस होता जाएगा इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना? एक समय ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा ना, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन को जाने ना देगा ना, बोलेगा ना भैया तुम कोई भी ना जा सकते। उस पोटेंशियल को क्या बोलते हैं जानते हैं हम लोग? स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोक दिया बस। अच्छा, तो वो कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए बच्चों जिस पर ये रोक दे? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है?
0 से मैक्सिमम। तो हमको बोलना है कि सर अगर हमारा पोटेंशियल मेटल का उस मैक्सिमम वाले को रोक दिया तो बस उसके बाद उसको रोक दिया, सब क्या नहीं वापस समझ में आ रहे बच्चों ना। जैसे सम्राट अशोक अगर सम्राट बनना हो तो जानते कि सबको नहीं हराना पता है, जो सबसे ताकत उसको हरा दीजिए बस बन गए सम्राट, है ना। तो ऐसे ही अगर हमें रोकना ही है इसको, हर इलेक्ट्रॉन को चुन चुन के थोड़ी रोक रहा है। बोला सर जो सबसे तगड़ा भागने वाला था ना उसको रोक लो, बस समझ लो अपने आप सब क्या होंगे, सरेंडर, है कि नहीं। करेंगे ना सरेंडर, नहीं करेंगे बच्चों। तो अब हमारा टारगेट क्या है बताइए, पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होना चाहिए जो सबसे तगड़े इलेक्ट्रॉन वाले एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करे, रोक दे, बस काम खत्म, स्टॉपिंग हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा ना। अच्छा स्टॉप करने के बाद जाती है प्लस होता है। जैसे मान लो अगर अपने तगड़ा वाला है, तगड़ा वाला मान लो निकला यहाँ से भागने लगा तो ये पोटेंशियल उसको अपोज करेगा, मतलब उसकी स्पीड घटाएगा, घटते 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 यहाँ आके स्पीड 0 हो गया तगड़े वाले का, यहाँ आके 0 तो क्या करेगा यहाँ से, क्योंकि प्लस चार्ज है ना, वापस खींच के मेटल के अंदर डाल देगा, चलो है ना। तो हम इसको भी मानो कि तुम लोग नहीं निकले, वापस आ गए तो हम लोग तुम गए नहीं यहाँ से ना। समझ में आया सबको ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की चीजें समझ में आया। और ध्यान है अगर मेटल सरफेस अर्थ नहीं है तो आप अगर लाइट गिराते हैं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, लेकिन कुछ देर बाद इलेक्ट्रॉन का निकलना बंद हो जाएगा। उस समय जो पोटेंशियल होगा उस सरफेस का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। हमारा क्लियर बच्चों। तो लिखा हमने इफ मेटल नॉट ग्राउंडेड देन के बाद क्या होगा मेरी कहानी देखो, आप लोग भी लिख लीजिए देन क्या होने वाला लिख रहा हूँ एक दिन। देखो इफ मेटल नॉट ग्राउंडेड देन लाइक photo electrons emitted for some time, but after that photo electron emitted for some time, photo electron emitted for some time, but after that photo electron emission stops. Photo electron emission stops. The potential of metal surface at that time known as potential of metal surface at that time known as potential of metal surface at that time known as stopping potential. Potential of metal surface at that time known as stopping potential. Potential of metal surface at that time known as stopping potential. मतलब अगर आपने इसे ग्राउंड नहीं किया और लाइट गिराते हैं तो कुछ देर तक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसके बाद निकलना बंद हो जाएगा, है ना। क्योंकि इसकी पोटेंशियल इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप सबको क्या करेगा, स्टॉप कर लेगा। एंड दैट पोटेंशियल नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहें बच्चों, देखिए बच्चा लोग ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकलेगा। यहाँ पे देखो बच्चा लोग, यहाँ पे देखो सब लोग, देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे निकालेंगे बेटा। अगर इसका पोटेंशियल V है, जो सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन है तो V इंटू ई होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, और ये जो सबसे तगड़ा इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है बोलिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स को अगर ये खा गया, ये पोटेंशियल अपोजिट में एनर्जी लगाता है ना, तो समझ लो कि रुक गया मामला। तो दिस पोटेंशियल नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना। तो देखिए EV इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू, या EVS लिख लो कोई बात नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं बच्चों, E, या इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं hν माइनस फाई अपॉन E। दिस इज कॉल्ड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। छापो यहाँ तक। स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल में हम एक नोट पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर मेटल ग्राउंडेड नहीं है तो क्या होता है। तो दिखाई दिया सर, ग्राउंडेड नहीं होता, जैसे जैसे निकलेगा कौन इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे वो कौन सा चार्ज होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होता जाएगा, और फिर इलेक्ट्रॉन को जाने से रोकना शुरू कर देंगे। दोस्तों यहाँ तक समझ में। अच्छा बताओ दूसरा नोट पॉइंट में देखिए, देखो यहाँ पे दूसरा, इफ मेटल सरफेस ग्राउंडेड है ना,
इफ मेटल सरफेस ग्राउंडेड। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं तो क्या होगा जानते हैं मेरे बच्चों? या देखो देखो भाई लोग, जब नहीं जानते तो देखो, जानते हो तो अच्छी बात है। जैसे ग्राउंड करेंगे एक इलेक्ट्रॉन निकल के एक इलेक्ट्रॉन एंट्री मार जाएगा, कहीं कोई पॉजिटिव नहीं आएगा भैया, है ना? कहीं कोई स्टॉपिंग आएगा? बोला सर कुछ नहीं आने वाला, लगातार इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, है ना? लगातार इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, हमेशा पोटेंशियल क्या बना रहेगा? जीरो ही बना रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब जब ऐसे केस में जो इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा वो क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा, है ना? तो आप लिख सकते हैं देन इलेक्ट्रॉन एमिशन बिकम कंटीन्यूअस। समझ क्लियर नॉट क्लियर? रुकेगा क्या? नहीं। तो ऐसे केस में क्या लिखना है? देन इलेक्ट्रॉन एमिशन बिकम कंटीन्यूअस। हम बस लाइट जो गिराया जा रहा है वो थ्रेशोल्ड से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए, तभी। नहीं अभी प्रोसेस कम होगा तो निकलेगा ही नहीं, क्या करना है ना? ठीक है समझ बच्चों? आपको इस देर के बाद क्या लिखना होगा इसमें? इलेक्ट्रॉन एमिशन बिकम कंटीन्यूअस, बस ये लिखना है। कितना टाइम हुआ बच्चा भाई? 1 घंटा पढ़ा दिया नहीं मैंने? 4 मिनट बाकी है। 1 घंटा से ऊपर नहीं पढ़ाता हूँ, मतलब वीडियो बनाना नहीं होता है, घंटे से नीचे है। इसमें एक क्वेश्चन कराना था मेरे को, अभी करा ही देता हूँ। एक तगड़ा वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। वीडियो 5 मिनट काट दूंगा बीच में, जब बोला तो लिखो, है ना? जैसे वाला प्लीज का भी नाम है वो काटना है ना, कैंची लगा हो गया? डन। वो नहीं काटेंगे ना, सही है। हो गया बच्चों? आपको क्या देन इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होगा? कंटीन्यूअस होगा। मैं एक क्वेश्चन कराना था मेरे को, एग्जांपल देखिए, एक क्वेश्चन कराना था। जेई का क्वेश्चन, वैसे अभी जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का डबल से भी ज्यादा हो जाता है, वो भी जेई का क्वेश्चन था, बताएं। अरे तो इस चैप्टर में टफ बनेगा क्या है? क्या फार्मूला है, वही फार्मूला घुमाओ, है ना? तो आसान ही रहता पूरा चैप्टर। ठीक है देखो क्वेश्चन ये है बच्चों कि इंसुलेटिंग थ्रेड है, ये एक मेटल स्फीयर है, रेडियस आर, मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। ये थ्रेड जो है इंसुलेटिंग है, इंसुलेटिंग थ्रेड है ना बच्चा, इंसुलेटिंग थ्रेड है। इस पर लाइट गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है लाइट। इसका वर्क फंक्शन फाई है, और जो फ्रीक्वेंसी गिराई जा रही है वो थ्रेशोल्ड से क्या है? ज्यादा है, मतलब एच न्यू जो है वो फाई से क्या है बच्चों? ज्यादा है। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द स्फीयर। लिखिए फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम स्फीयर, फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम स्फीयर। Total number of electrons emitted from sphere. Total number of electrons emitted from sphere. Total number of electrons emitted from देखो बच्चों क्या है, सॉल्व किया जाए। देखिए बहुत लल्लू सा क्वेश्चन। जैसे आप लाइट गिराएंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा और भागेगा, तो प्लस चार्ज आया ना। एक समय ऐसा आएगा, इसका इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा कि जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला वो भागेगा, उसको पकड़ के वापस ले आएगा। मतलब उसके बाद एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर जा सकता है नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तक तो ये चार्ज होता रहेगा ना। तो मान लीजिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू क्या लिखेंगे बच्चों? इनटू ई इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बोलो, नहीं है ना? बस हो गया, सॉल्व हो गया।
स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है बच्चों? k q by r। स्फीयर का पोटेंशियल नहीं होता है k q by r होता है ना? इनटू e इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे? hd माइनस फाइव। ठीक है, k की जगह वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 1/4 एप्सिलॉन नॉट r इनटू e। q की जगह एनी इज इक्वल टू क्या होगा? h माइनस फाइव आएगा तो बोलो, समझ में आया? यहाँ से n निकाल लो, n का वैल्यू क्या आएगा? h न्यू माइनस फाइव मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन e स्क्वायर प्लस फाइनल आंसर इज दिस वन। दिस इज द फाइनल आंसर। इधर रख लो बच्चे, नहीं देख लीजिए। IIT जेईई में से ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, ठीक है? तो पृथ्वीश जी समझ में आ गया ना? तो बंद कर दीजिए फिर और क्या क्लास।